आइए आज बात करते हैं भारतीय संसद की। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में संसद की संरचना, उसके संगठन, उसके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की एक संसद होगी जो भारत के राष्ट्रपति और लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनेगी। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार राज्यसभा में राज्यों के लिए और संघ शासित क्षेत्रों के लिए स्थान होंगे और इनके स्थानों का आवंटन संविधान के चौथी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगा। संप्रति जो प्रावधान है उसके अनुसार भारतीय संविधान जो व्यवस्था देता है उसके अनुसार 238 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं और इन 238 सदस्यों का जो निर्वाचन है वह सभी राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से होता है। इसके अतिरिक्त 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति नामित करता है और ये जो नामित सदस्य होंगे वे 4 क्षेत्रों में से किसी भी एक से हो सकते हैं: साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। भारत का राष्ट्रपति सामान्यतः कैबिनेट के अनुरोध पर इस क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाली विभूतियों को सम्मानित करने के लिए उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाता है ताकि उनके ज्ञान, अनुभव और उनकी योग्यता का लाभ समाज और देश को मिल सके। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। संघ शासित क्षेत्रों का चुनाव करने की जो प्रक्रिया है वह उसे निर्धारित करने की शक्ति भारत की संसद को। राज्यसभा हमारी संघात्मक व्यवस्था का प्रतीक है और वह उसका प्रतिनिधित्व करती है। केंद्रीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में राज्यों की प्रत्यक्ष सहभागिता हो, अर्थात राज्य संघीय कानूनों के निर्माण में अपनी सकारात्मक, प्रगतिशील और सार्थक भूमिका निभा सकें, इसके लिए राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यसभा राज्यों का सदन है जहां राज्य अपनी संघात्मक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अपनी स्थितियों को किसी कानून के विषय पर स्पष्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा की संरचना की। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा का जो चुनाव होता है वह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर होता है। 530 सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से भारत के सभी इकाई राज्यों में से चुने जाते हैं और 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति को 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को भी मनोनीत करने का अधिकार है। अर्थात कुल मिलाकर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 अधिकतम हो सकती है और राज्यसभा की जो वर्तमान में अधिकतम संख्या है वह 250 है। लोकसभा में प्रत्येक राज्यों को जितने स्थान दिए गए हैं, संविधान निर्माताओं का ऐसा मानना था और उन्होंने यह प्रावधान भी किया है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामान्यतः उन्होंने यह माना था कि हर 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना के आंकड़े जब सुसंगत रूप से प्रकाशित हो जाएं तो उसके परिप्रेक्ष्य में हर राज्य अपनी लोकसभा सीटों को नए तरीके से परिभाषित कर सकता है, व्याख्यायित कर सकता है और यह दायित्व उन्होंने भारत की संसद पर डाला था। लेकिन राजनीतिक कारणों से 1971 के बाद लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई नहीं गई है। आज यह माना जाता है कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा के सदस्यों का पूरे भारत में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में स्थान सुनिश्चित कर दिया गया है और अब संविधान संशोधन द्वारा 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2001 में यह प्रावधान कर दिया गया कि 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या यही रहेगी। यद्यपि यह संविधान निर्माताओं के सपनों के अनुसार एक प्रकार का धोखा है,
एक प्रकार का राजनीतिक पक्षपात है और एक प्रकार से देश के प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि यदि देश की जनसंख्या 1971 की तुलना में आज यदि लगभग दोगुनी होने वाली है तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या में भी दोगुने का इजाफा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वस्तुतः यही कारण है कि आज एक एक लोकसभा का जो सदस्य है वो 30 लाख 40 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। आप ईमानदारी से कल्पना करें तो आप पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति 40 लाख या 30 लाख या 25 लाख लोगों को उचित ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं दे सकता, वह उनकी समस्याओं को उचित तरीके से निस्तारित नहीं कर सकता और न वह सच्चे अर्थों में उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है। अब बात करते हैं संसद के दोनों सदनों की अवधि की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार भारत में राज्यसभा एक कभी भी विघटित न होने वाला सदन है। वह एक अस्थायी सदन है। उसके सदस्य अपना कार्यकाल जो कि 6 वर्ष है वह पूरा करने के उपरांत अपना त्यागपत्र वो अपना स्थान खाली कर देते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना स्थान छोड़ते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। तो राज्यसभा न तो कभी विघटित की जा सकती है, न तो कभी भंग की जा सकती है। यह अनवरत चलने वाला सदन है। भारत की लोकसभा का जहां तक सवाल है, लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन इसके पहले भी उसे आवश्यकता पड़ने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि देश में आपातकाल लागू हो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, या ऐसी परिस्थितियां हो जिसमें सामान्य चुनाव लोकसभा का संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अधिक से अधिक एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब देश में आपातकाल हो और सरकार इस नतीजे पर पहुंच जाए कि किसी भी दशा में चुनाव कराना संभव नहीं है। वह भी संसद प्रस्ताव पास करके 1 वर्ष में अपना कार्यकाल लोकसभा का 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, इससे अधिक नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और वह पागल या दिवालिया नहीं है और यदि उसने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अर्ह है। साथ ही वह संसद द्वारा बनाए गई अन्य अर्हताओं को यदि पूरा करता है तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। संसद ने इस संदर्भ में कई नियम बनाए हुए हैं। इसी प्रकार राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता है वह इस प्रकार है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, पागल या दिवालिया नहीं है और उसकी आयु 30 वर्ष है तो वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त उसे संसद द्वारा बनाए गए उन नियमों का पालन करना होगा जो उसने राज्यसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित किए हैं, जिसमें प्रस्तावक और अनुमोदक आदि शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति समय समय पर और जैसे स्थान और तिथियों को वह निर्धारित करे, वह भारत के संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आहूत कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों के किसी भी सत्र का सत्रावसान कर दे। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85(3) के अंतर्गत लोकसभा का विघटन करने का भी अधिकार है। लोकसभा के विघटन का सीधा अर्थ है नए सिरे से लोकसभा के चुनावों की घोषणा। अब बात करते हैं कि भारतीय संसद में विधेयक कैसे पारित होते हैं, लेकिन उसके पहले यह जानना आवश्यक है कि लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारीगण कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 89(2) के अनुसार राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनेगी और वह उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में सभापति के पद के कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करेगा। राज्यसभा के उपसभापति के पद को धारण करने वाला व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद
90 के अनुसार यदि वह किसी समय राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो उसे अपना उपसभापति का पद छोड़ना होगा। यह भी प्रावधान है कि उपसभापति कभी भी सभापति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा का जो उपसभापति है उसे राज्यसभा के सभी सदस्य अपने बहुमत से प्रस्ताव पास करके पद से हटा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 91 के अनुसार जब राज्यसभा का सभापति, जो कि भारत का उपराष्ट्रपति है, यदि वह किसी कारण से राष्ट्रपति के पद के दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो उस समय वह राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में जो राज्यसभा का उपसभापति है वह सभापति के पद के दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। लेकिन यदि उपसभापति भी किसी कारण से अपने पद पर नहीं है या उपसभापति का चुनाव किसी परिस्थिति विशेष में नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उपसभापति के रूप में वह सदन के किसी सदस्य को नियुक्त करे। लेकिन यदि सदन चल रहा है, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति अपने पद के दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और यदि संजोग मात्र से जब सदन में कोई विधेयक पर चर्चा हो रही है और उस समय उपसभापति अपने पद पर नहीं है या वह अन्यत्र कहीं गया हुआ है तो ऐसी स्थिति में सदन का ऐसा सदस्य कोई वरिष्ठ सदस्य जो प्रक्रिया के नियमों के द्वारा निर्धारित होता है उसे सभापति के पद के कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने का अधिकार होगा। अर्थात उपसभापति के पद में यदि अस्थायी रूप से रिक्ति है तो भारत का राष्ट्रपति तय करेगा कि उपसभापतित्व कौन बनेगा या उपसभापतित्व कौन करेगा या उपसभापति किसे बनाया जाएगा। लेकिन प्रक्रिया के नियमों के अनुसार यदि उपसभापति नहीं है तो जो वरिष्ठ सदस्यों की एक लिस्ट होती है उसमें से उपसभापति के रूप में किसी सदस्य को बैठाने का अधिकार सदन को ही है। संविधान के अनुच्छेद 92 के अनुसार जब भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है राज्यसभा में तो उस समय वह सभापति के पद के दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार यदि उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में प्रस्तावित है या उस पर चर्चा हो रही है तो उस समय उपसभापति अपने पद के दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा। जब उपराष्ट्रपति को या राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है तो सामान्यतः वह सदन में मतदान नहीं करेगा। इस प्रकार की बैठकों के संदर्भ में वे ऐसे व्यवहार करेंगे जिसमें उनको हटाने का संकल्प प्रस्तावित है, चाहे वह उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति हो या उपसभापति, जैसे कि वह सामान्यतः बैठक में हो ही न। अब बात करते हैं लोकसभा के अधिकारियों की। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सामान्य निर्वाचन के उपरांत जितना शीघ्र हो सके वह अपने 2 अधिकारियों का निर्वाचन करेगी, एक लोकसभा का अध्यक्ष और दूसरा लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उस सदन के सदस्य होते हैं। लेकिन राज्यसभा के संदर्भ में ध्यान रखने की बात है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि वे लोकसभा के सदस्य हों। यदि वे किसी कारण से लोकसभा की सदस्यता खो देते हैं या लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं तो उस समय उनकी अध्यक्षता या उपाध्यक्षता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष को यदि पद से हटाने का कोई प्रस्ताव आए तो उस प्रस्ताव को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित होना होगा, तभी वह अपना पद छोड़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में वे पद नहीं छोड़ेंगे। अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत का समर्थन आवश्यक है।
अनुच्छेद 95 के अनुसार यदि लोकसभा का अध्यक्ष किसी कारणवश अपने पद के दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के पद के दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। लेकिन यदि किसी कारण से लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ है और लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, उसका चुनाव नहीं हुआ है, अर्थात पद में जो रिक्ति है वह अस्थायी है, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति यह तय करेगा कि लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन बनेगा या यह जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। लेकिन सदन के चलने के दौरान यदि किसी परिस्थिति विशेष में लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो ऐसी स्थिति में सदन की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार यह तय होगा कि किस व्यक्ति को अध्यक्षता सौंपी जाए। अर्थात पद में रिक्ति अस्थायी है तो भारत का राष्ट्रपति तय करेगा और पद में रिक्ति अस्थायी है, किसी परिस्थिति विशेष के कारण है, तो सदन को यह तय करने का अधिकार है कि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। अनुच्छेद 96 के अनुसार जब लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो वह सामान्यतः उस बैठक में उपस्थित रहते हुए भी अनुपस्थित सदस्य की तरह बर्ताव करेगा। वह सामान्य सदस्य की तरह मतदान तो करेगा लेकिन अपने निर्णायक मत का प्रयोग वह नहीं कर सकेगा। निर्णायक मत उसे कहते हैं जब किसी विधेयक या किसी संकल्प या प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में बराबर बराबर मत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि वह निर्णायक मत दे करके उस संकल्प या प्रस्ताव या विधेयक को पारित कराए या न कराए, यह उसकी इच्छा इच्छा पर निर्भर करता है। तो यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में उन्हें सामान्यतः वोट करने का अधिकार तो है लेकिन उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित होने के उपरांत अपना पद ग्रहण करने के पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 यह बताता है कि कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के कब अयोग्य हो जाता है। कोई व्यक्ति जिसे सांसद के रूप में चुना गया है यदि वह किसी समय पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए या वह भारत का नागरिक न रहे या उसने किसी लाभ के पद को धारण कर लिया है या वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।